हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम 26 सितंबर 2021 में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, ये रीट का लेवल 2 का एग्ज़ाम है। किसका है? लेवल 2 का। और ये प्री का एग्ज़ाम है। उसमें जितने भी हमारे सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 30 क्वेश्चन है, उनको हम एनालाइज करेंगे। और इस वीडियो के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। सो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी बालक की आयु 30 वर्ष है, मतलब उसकी जो रियल एज है वो 13 ईयर्स की है, और उसकी जो मानसिक आयु मतलब कि उसकी जो मेंटल एज है वो 14 ईयर्स है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि का मीन्स होता है IQ। IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें IQ को फॉर्मूला आना चाहिए। IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन रियल एज इनटू 100। सो यहाँ पे हमें मेंटल एज कितनी दे रखी है? यहाँ पे हमें मेंटल एज दे रखी है 14। रियल एज कितनी दी है? 13। इनटू हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 100 से। सो इसका आंसर फिर क्या आएगा? जब इसे हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 107.63। क्या आंसर आएगा? 107.63। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा और आपको मतलब कि जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, IQ का जो फॉर्मूला है, उसको लर्न करके रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? मतलब कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो किसने दी? सो ये थ्योरी दी थी पावलक ने। किसने दी थी? पावलक ने। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक कुत्ते पे किया था। ठीक है, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अपराध का कारण है, तो बाल अपराध का इनमें से क्या कारण हो सकता है? माता पिता में अनबन रहना, मतलब कि उनकी लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार, मतलब कि आपस में अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है कि इस वजह से वो बाल अपराध करता हो। नेक्स्ट हो परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना, ये भी अच्छी बात है कि वो आपस में सहमति से कार्य करें। समृद्ध परिवार मतलब कि वेल्दी फैमिली हो, तो ये भी रीज़न नहीं हो सकता, इससे तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेकिन उसके माता पिता में अनबन रहती है, वो फ्रीक्वेंटली लड़ाई करते रहते हैं, तो इसका भारत पे जो बालक है उस पर क्या पड़ सकता है? निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, जिस वजह से उसमें बाल प्रवृत्ति उत्पन्न होने का खतरा रह सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब जितने बच्चों के माता पिता में अनबन रहती है वो सब बच्चे ही बाल अपराध की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन ये एक रीज़न हो सकता है जितने ऑप्शन दिए उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक को मुफ्त एवं निवास शिक्षा अधिकार 2009 में निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है? किस बात पे ध्यान नहीं दिया गया है? पहला है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कराना, हाँ इस बात पर तो ध्यान दिया गया है। दूसरा है घुमक्कड़ बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, इस बात पे भी दिया गया है। अकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, हाँ ये भी किया गया है। लेकिन 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, तो इस बात पे कोई भी वर्णन RT 2009 में नहीं किया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, लेकिन 14 वर्ष के बाद, ये 14 ईयर्स के बाद बच्चा क्या करे, इस बारे में कोई भी वर्णन इसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चरण शोध एवं क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकरणों का निवारण, नेक्स्ट है प्रयोगों व क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, नेक्स्ट है सामान्यीकरण, साहित्य का पुनरीक्षण। तो इसका राइट आंसर है प्रयोगों का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य, तो उसका मेन रीज़न क्या है? तार्किक चिंतन में वृद्धि करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण करना। देखो तार्किक चिंतन से तो इसमें कोई मतलब ही नहीं होता है, कला का और तार्किक चिंतन का कोई संबंध ही नहीं है, ना ही विज्ञान का। इसके लिए तो वो गणित ऐड करते या फिर विज्ञान को ऐड करते, तो उनने क्या कला को ऐड किया है। तो इसमें इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो वो क्या है? सांस्कृतिक विरासत की
सराहना करना, मतलब कि उसको अप्रिशिएट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, क्योंकि विकास जो होता है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कहते हैं ना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है व्यक्ति का विकास। ठीक है, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता है, जिससे उसके अनुभवों में वृद्धि होती है। अनुभवों में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है, उसके अनुभव में वृद्धि होती है तो उसकी लर्निंग में भी वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? लर्निंग में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति, अनुभवों से सीखना। तो इसका राइट आंसर है व्यावसायिक रुचियाँ। बाकी ये सब क्या है? बुद्धि के घटक, मतलब कि उसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक का मीन्स है साइकोमोटर। पहला है सोचना, नेक्स्ट है लिखना, नेक्स्ट है गेंद फेंकना और नेक्स्ट है खेलना। देखो साइकोमोटर, मोटर का मीन्स होता है कि उसमें उसके हाथ पैर चलें, वो अपनी शरीर की गतिविधियाँ करें। तो खेलने में भी वो शरीर की गतिविधियाँ करेगा, गेंद फेंकने में भी शरीर की गतिविधियाँ करेगा, खेलने में भी शरीर की गतिविधियाँ करेगा। लेकिन क्या सोचने में उसे कोई भी गतिविधि करने की नीड है? नहीं, उसे किसी भी गतिविधि करने की नीड नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सोचना। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? सो ये 16 PF जो प्रश्नावली थी वो किसने दी थी? वो दी थी शेल्डन ने। सॉरी, शेल्डन नहीं, BR कैटल ने। किसने दी थी? BR कैटल ने। सो उन्होंने बताया था कि जो हमारे व्यक्तित्व है वो शील गुणों के आधार पर निर्धारित होते हैं। और ये कितने शील गुण बताए थे उन्होंने? 16 शील गुण बताए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली शिक्षक की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि जो प्रतिभाशाली जो बालक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटेलिजेंस होती है और वो क्रिएटिव भी ज़्यादा होता है। तो जब तुम उसे नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाते रहोगे या उसे जो ये नॉर्मल चीज़ें वो कराओगे तो वो जल्दी ही बोर्डम फील करने लगेगा, क्योंकि उन चीज़ों को तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा और उसे नई नई चीज़ें सीखने की पड़ी होगी। नेक्स्ट है, वह आक्रामक एवं कुंठित हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलना आदि? नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। वह बहुत ही तुकमिजाजी होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो वो जल्दी ही बोर्डम फील करने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। अब ये क्या है? एक अवास्तविक लक्ष्य? नहीं। विद्यालयों का भार बढ़ा देता है? नहीं। हम तो अभी भी कौन सी शिक्षा की बात करते हैं? समावेशी शिक्षा की बात, जिसमें हमें हर तरीके के बालक को इन्वॉल्व करना है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है? हाँ, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके दृष्टिकोण को बढ़ाता है, उसमें धारणा परिवर्तन करता है। ठीक है, जो हमारे प्राचीन काल से चली हुई आ रही जो अवधारणा है उसको ये खंडित करता है। जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी? मतलब कि लक्ष्योन्मुखी तो है, हमें नहीं वाला इसमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? नहीं वाला। लक्ष्योन्मुखी तो होता है, मतलब इसमें जो नेगेटिव आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है? हाँ, ऐसा भी होता है। समय एवं क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है? हाँ, ये भी होता है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में? ये नहीं है, और यही इसका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व किस तरीके से मापते हैं? तो ये मैं बता दूं कि ये व्यक्तिगत होते हैं, मतलब कि जो आंसर मैं दे रही हूँ जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी वही आंसर दे। अगर हम एक क्वेश्चन पूछे तो सामने वाला उस चीज़ का अलग दृष्टिकोण से अलग आंसर दे सकता है और मैं उसको अलग आंसर दे सकती हूँ। तो उसका एक फिक्स्ड और रिजिड आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन है आत्मनिष्ठ विधि। हाँ, ये है, क्योंकि हम अपने मन से इसका आंसर देते हैं ना। प्रक्षेपी विधि भी है,
प्रायोगिक विधि भी, क्योंकि इसमें हम प्रयोग करते हैं। क्या ये बर्नस्टोनिस विधि है? बर्नस्टोनिस विधि में क्या होता है कि जो हम अभी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये कैसे क्वेश्चन है, ये बर्नस्टोनिस है, क्योंकि इसका एक फिक्स आंसर है। लेकिन क्या जो हमारे व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, जो कि अंतर्बोध है, जो हमें अपने आप से जिनका हम आंसर दे रहे हैं, क्या वो बर्नस्टोनिस हो सकती है? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बर्नस्टोनिस विधि है। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सृजनात्मकता का मीन्स है क्रिएटिविटी। पहला है सांवेगिक चिंतन, नहीं। अभिसारी चिंतन, नहीं। अभिसारी चिंतन कौन सा चिंतन होता है? जिसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम दी जाती है और उसका हम क्या बताते हैं? एक आंसर बताते हैं। क्या बताते हैं? एक आंसर बताते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन क्या होता है कि हमें एक प्रॉब्लम दे दी गई और उसके हमने बहुत सारे आंसर ढूंढे। तो यही क्या होगा? यही हमारी क्रिएटिविटी को इनकरेज भी करेगा। तो इसका आंसर क्या है? अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का हमें सिंपल सा मीनिंग पता है कि बालक को केंद्र में रखना है, उसकी रुचियों का ध्यान रखना है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन देनी है। पहला है बच्चों को निःशुल्क शिक्षक का अनुसरण एवं अनुकूलन करने के लिए कह रहा नहीं, हम उससे ये नहीं कहेंगे तो हमारा ही अनुसरण करो। पहले भी मैंने बोला कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाना है। अब ये हम चाहे कि हम जितने इंटेलिजेंस है या दूसरा बच्चा जितना इंटेलिजेंट है उसका अनुकरण या उससे इमिटेट करके सीखे, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उसे स्वतंत्रता दे देनी है। हाँ, स्वतंत्रता देनी है, लेकिन एक लेवल तक देनी है, ये नहीं कि वो कुछ भी करता फिर रहा है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये इसका मेन मोटिव नहीं हो सकता कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। नेक्स्ट है बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ये सही बात है कि बच्चों को ऐसा माहौल देना कि वो यहाँ पे आराम से अभिव्यक्ति कर सके और उनकी भागीदारी को भी सक्रियता देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग में मापन के लिए किया जाता है। तो ये किसके मापन के लिए जाता है? बुद्धि के। किसके मापन के लिए? बुद्धि के लिए। इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो समाज के संग अनुक्रिया करके खूब अच्छे से सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं खूब अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया था? तो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अल्फ्रेड बिने। किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अल्फ्रेड बिने। इसीलिए इन्हें बुद्धि परीक्षण का जो पिता है, फादर किस भी इन्हें ही कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? पढ़ाने की धीमी गति, उन्हें बहुत धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए ताकि वो बोर्डम होकर चले जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। उन्हें दंड देना चाहिए, उन्हें पिटाई करो खूब सारी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। विशिष्ट कक्षाओं व प्रोत्साहन, हाँ ये हो सकता है कि हम उनके लिए एक स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आंसर गलत भी दे रहे हैं तो ये नहीं उनको डांट फटकार के डांट के बैठाल दिया, नहीं, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि ये आंसर सही नहीं है, तुम इसके नियर बाय हो, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, तो बच्चे क्या होंगे? मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे। तो इसका यही आंसर है। नेक्स्ट है सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 45 आवर्स। ठीक है, कितनी है? 45 आवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुबंधन किया जाता है? गुणात्मक अनुबंधन नहीं, वर्णात्मक अनुबंधन नहीं, ऐतिहासिक अनुबंधन नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्रियात्मक अनुबंधन, मतलब कि खुद वो क्रियाएं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं,
ये तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलबर्ग का था। उन्होंने कहा था कि जब वो चिंपांजी बैठा हुआ था, उसके दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि मैं ऐसे करके डिब्बे पे बैठ के डंडा लेके केले उतार लूँ, तो वो उस तरीके से अचानक इनके अंदर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है। संज्ञानात्मक सीखना ये भी नहीं है, पियाजे का है, ये भी नहीं है इसका आंसर। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत नहीं, तो ये किसने दिया था हमें? ये भी दिया था पॉवलोव ने। तो उसका राइट आंसर क्या है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। यहाँ पे हम अपने परिणामों के द्वारा सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत से विश्लेषण करने हेतु करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? देखो, ये स्कीमा से क्वेश्चन आया, मीन्स ये पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आया, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, मतलब आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो ये क्या होता है? स्पष्ट उद्दीपक होता है इसमें, हाँ ऐसा होता है। व्यक्तिपरक प्रक्षेपण होता है, ये भी होता है। अनुप्रक्रिया में स्वतंत्रता, ये भी होती है। क्या ये वस्तुनिष्ठ होता है? मैंने आपको भी पहले ही भी समझाया था कि ये वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। जो मेरा आंसर होगा, मे भी तुम लोग का वो आंसर नहीं हो, ठीक है? तो ये वस्तुपरक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। ये परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? तो एल्बर्ट बंडूरा ने अपनी बोबो डॉल पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चा समाज में जो चीज़ों को सीखता है, उसी को वो क्या करना शुरू कर देता है? इमिटेट करना शुरू कर देता है। उन्हीं को क्या करना शुरू करता है? इमिटेट करना शुरू करता है। तो उसका जो सही क्रम है वो ये है, पहले वो अवधान, फिर उसकी वो धारणा करेगा, फिर उसका पुनरुत्पादन करेगा, उसके बाद वो अभिप्रेरणा हो गए। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड देन मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं का ज्ञान करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सिगमंड फ्रॉइड ने कितने प्रकार के मनों का वर्णन किया था? 3 टाइप्स के। तो उन्होंने बताया कि अब इन्होंने ये पूछा है कि अचेतन मन का अगर उन्हें विश्लेषण करना है तो वो किस विधि से करेंगे? स्वप्न विश्लेषण विधि से, ना ही व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा, ना ही सामाजिक तकनीक द्वारा, ना ही साक्षात्कार द्वारा। इन 3 तरीके की विधियों का उन्होंने कोई भी वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ADHD मीन्स है, मतलब कि ADHD का मीन बहुत सिंपल है कि हाई डेफिशिएंस, जो बच्चा होता है कि जिसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा देर तक अपने अटेंशन को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रख पाता, ठीक है? ये हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। तो ये क्या होगा इसका? चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे उसका अटेंशन लगाने में दिक्कत होती है। तो उसका आंसर है ध्यान विकार वाले बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षक जो व्यक्ति की किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं, कमियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्या वो उपचारात्मक शिक्षण है? नहीं। वो रेमेडियल टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेमेडियल टेस्ट में हम क्या करते हैं, जब हम उसकी कमियों का पता लगा लेते हैं तो उसको उन कमियों को सुधार करने के लिए जो एक टेस्ट की उसको जो टेस्ट दिया जाता है या फिर जो भी रेमेडी उसे दी जाती है, उसे हम उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण तो नहीं है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण में क्या कहते हैं, जैसे सपोज हमने किसी बच्चे को कुछ पढ़ा दिया और हम देखना चाह रहे हैं कि उसने कितना अचीवमेंट कर लिया, तो वो क्या होता है? वो होता है उपलब्धि परीक्षण। रचनात्मक परीक्षण भी नहीं है, तो उसका आंसर क्या है? निदानात्मक परीक्षण, मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब उसमें डायग्नोस किया जाता है कि उसकी क्या क्या कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ हैं और उन्हें किस तरीके से इम्प्रूव करना है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो ये कौन से संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और इसे 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू किया गया था, ठीक है? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। सो यहीं पे आपके CDP के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आपके 30 आउट ऑफ कितने नंबर आए, आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय एंड हैव अ गुड डे।